द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम है, लेकिन फिर भी बहुत खास है। अक्सर हम रसायन विज्ञान या विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सफ़ेद कोट, बीकर और बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएं आती हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिल्मों वाला टिपिकल सीन। एकदम सही। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये साबित करता है कि असली रसायन विज्ञान लैब में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में, हमारे गैराज में और हमारे खुद के शरीर में चल रहा है। हाँ। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय यानी रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही शानदार विषय है। मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे दूध का फटना। मैंने देखा है कि गर्मियों में अगर दूध बाहर छूट जाए तो वो अजीब सा हो जाता है। हाँ, वो भी। और लोहे पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन या फर्मेंटेशन होना, यहाँ तक कि हमारा खाना पकना और पचना। अरे, और श्वसन भी तो है। बिल्कुल, हम जो सांस लेते हैं वो भी। ये सब कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये सब रसायन विज्ञान है। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हाँ, मतलब आसान भाषा में हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, जब भी किसी पदार्थ की प्रकृति और उसकी मूल पहचान पूरी तरह से बदल जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब जो चीज पहले थी वो अब कुछ और ही बन गई है। अच्छा, तो वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकती? आमतौर पर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई ठोस चीज गैस बन जाए। और दूसरा? दूसरा है रंग में बदलाव आना। तीसरा, किसी नई गैस का निकलना। और चौथा है तापमान में अचानक से कोई परिवर्तन होना। रुको, तापमान में परिवर्तन मतलब चीज खुद ब खुद गर्म या ठंडी हो जाती है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। जब हम उसे जलाते हैं तो वो एक बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है और एक सफेद चूर्ण में बदल जाता है। उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना? एकदम सही कहा आपने। वहां अवस्था और रूप दोनों बदल गए। और अगर हम दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अरे हाँ, और अगर हम उस समय बीकर को छुएं तो वो बहुत गर्म भी लगता है। गैस और तापमान दोनों का एक साथ बदलना। सही पकड़ा। अब जब हम ये सब प्रयोगशाला में करते हैं तो हर बार पूरी कहानी लिखना तो संभव नहीं है कि जिंक लिया, फिर एसिड डाला, फिर ऐसा हुआ। हाँ, वो तो बहुत लंबा पैराग्राफ बन जाएगा। तो फिर हम रसायन विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण। बिल्कुल। रासायनिक समीकरण हमारी बातों को छोटे और सटीक रूप में व्यक्त करने का तरीका है। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा का इस्तेमाल करती हूँ। क्या एक रासायनिक समीकरण किसी रेसिपी की तरह है? मतलब जैसे केक बनाने के लिए हमें आटा और चीनी चाहिए होती है। हाँ, बहुत भी बढ़िया उदाहरण। तो जो कच्ची सामग्री है उसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं। और ओवन से निकलने के बाद जो केक तैयार होता है वो हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट है, जिसे दाईं ओर लिखा जाता है। और बीच का जो तीर है वो बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। अगर हम शब्दों में लिखें कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं तो ये शब्द समीकरण है। लेकिन विज्ञान में हम शब्दों से ज्यादा सूत्रों पर निर्भर करते हैं, है ना? जैसे जिंक के लिए Zn, जिसे कंकाली समीकरण कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ब्रह्मांड का एक बहुत ही कड़ा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आसान शब्दों में कहूं तो कोई भी परमाणु जादू से गायब नहीं हो सकता। अरे वाह, मतलब तीर के बाईं ओर जितने परमाणु हैं, दाईं ओर भी ठीक उतने ही होने चाहिए। एकदम सही। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। इसलिए हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। जिसे हिट एंड ट्रायल या चरणबद्ध संतुलन विधि कहते हैं। जैसे अगर लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 को संतुलित करना हो तो हम सबसे बड़े यौगिक को चुनते हैं और फिर एक एक करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाँ, हम आगे नंबर लगाकर दोनों तरफ की गिनती बराबर करते हैं और समीकरण को और भी ज्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए हम उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखते हैं। मतलब ये बताना कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस यानी पानी में घुला हुआ है। बिल्कुल। और सिर्फ अवस्था ही नहीं, कुछ अभिक्रियाएं तो कुछ खास शर्तों पर ही होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। पौधों का खाना बनाना,
उसके लिए सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी है। हाँ, तो हम उन शर्तों को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये हो गई हमारी भाषा। अब देखते हैं कि अणु आपस में कैसे जुड़ते या टूटते हैं। तो अब हम निर्माण और विघटन की बात कर रहे हैं। ऊर्जा का खेल। मैंने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, जहां 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं। सही का। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसे पानी में मिलाते हैं तो वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है और साथ ही बहुत भारी मात्रा में एक ऊष्मा बाहर निकलती है। हाँ, बीकर सच में गर्म हो जाता है। बिल्कुल। और विज्ञान में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है। इस प्रक्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब हमारा सांस लेना भी अंदर एक तरह का दहन है। अरे वाह। अच्छा, एक सवाल है, अगर चीजें जुड़ने से ऊष्मा निकलती है तो चीजों को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही तार्किक सवाल है। उन्हें तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ। इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ए बी टूटकर ए और बी बन जाता है। तो क्योंकि इसमें ऊर्जा सोख ली जाती है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। एकदम सटीक। और ऊर्जा देने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, मतलब गर्मी देकर तोड़ना। जैसे चूना पत्थर को भट्टी में गर्म करके सीमेंट उद्योग के लिए चूना बनाना। हाँ। और दूसरा तरीका है विद्युत वियोजन, मतलब पानी के अंदर करंट दौड़ाना। अरे हाँ, ये तो जादू जैसा लगता है। पानी में करंट पास करने से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। बिल्कुल। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, जहां सूरज की रोशनी काम आती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर उसका रंग धूसर या ग्रे हो जाता है। सही कहा। और आपको पता है, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। अच्छा, ये तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक बात है। रसायन विज्ञान से हमारी यादें जुड़ी हुई थीं। हाँ, विज्ञान का हर हिस्सा हमारी जिंदगी से जुड़ा है। अब जुड़ने और टूटने की बात तो हो गई, लेकिन कभी-कभी तत्वों के बीच अदला बदली की जंग भी होती है। जंग? मतलब विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं आप, जहां एक ज्यादा ताकतवर तत्व किसी कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि कोई कुर्सी पर बैठा है और एक मजबूत इंसान आकर उसे उठा दे और खुद बैठ जाए। इसका वो नीले रंग के कॉपर सल्फेट वाला उदाहरण बहुत मशहूर है ना? जब हम उसमें लोहे की कील डालते हैं। हाँ, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो वो कॉपर को सल्फेट के विलन से बाहर निकाल फेंकता है। और इसीलिए वो नीला रंग हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि अब वो आयन सल्फेट बन गया है। बिल्कुल सही। और जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे की जगह ले लें? हाँ, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं। हाँ, तो सोडियम और बेरियम अपनी जगह बदल लेते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस दौरान एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ बनता है, जो पानी में घुलता नहीं है। जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। एकदम सही। और इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये सब तो लैब में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रासायनिक जंग तो हमारे चारों तरफ हर सेकंड चल रही है। ऑक्सीजन का खेल। आप रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात कर रही हैं। ये सच में हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है। हाँ, तो उपचयन या ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का कम होना। और अपचयन या रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है, मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। और जब ये दोनों किसी अभिक्रिया में एक साथ हो रहे हों तो उसे रिडॉक्स कहते हैं, है ना? जैसे सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ने से उसका उपचयन होता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इसे हर दिन देखते हैं। ये ऑक्सीजन का जुड़ना चीजों को खराब भी करता है। अरे, आप संक्षारण या करोजन की बात कर रहे हैं? लोहे पर जंग लगना? हाँ, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना या तांबे पर वो हरी सी परत जमना।
इससे तो पुलों और कारों को हर साल बहुत भारी नुकसान होता है। धातुएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ धातुएं ही नहीं, हमारा खाना भी इस ऑक्सीजन से बच नहीं पाता। हाँ, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। मैंने कई बार ध्यान दिया है कि अगर चिप्स का पैकेट खुला छूट जाए तो कुछ दिनों में उसका स्वाद और गंध बहुत ही अजीब और खराब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि खाने में मौजूद तेल और वसा उपचयित हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन मुझे हमारी रिसर्च सामग्री में इससे बचने का एक बहुत ही शानदार उपाय मिला। आपने चिप्स के पैकेट देखे हैं ना, जो हमेशा हवा से फूले रहते हैं। हाँ, लोग शिकायत करते हैं कि उसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है। बिल्कुल, लेकिन वो आम हवा नहीं होती। चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है ना। तो अब से मैं चिप्स के पैकेट की हवा को देखकर शिकायत नहीं करूंगी। खैर, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, अगर सारांश देखें तो अभिक्रियाओं के ब्रह्मांड के 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला संयोजन, जहां चीजें जुड़ती हैं। दूसरा वियोजन, जहां चीजें टूटती हैं। तीसरा विस्थापन, जहां ताकतवर तत्व कमजोर को हटाता है। और चौथा द्विविस्थापन, जहां आयनों के अदला बदली होती है। और पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया, और इन सब के ऊपर काम करता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास की दुनिया को देखे, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, लोहे का बड़ा पुल हो या फिर हमारी खुद की सांसें हो, तो जरा सोचिए, सब कुछ परमाणुओं के संतुलन के इन्हीं सख्त नियमों से बंधा है। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। सोचिएगा जरूर कि इस समय और कौन सी अदृश्य रासायनिक अभिक्रियाएं चुपचाप हमारी दुनिया का रूप बदल रही हैं, और हमें इसका एहसास तक नहीं। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए।